Hello, namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I'm your very own Samapti ma'am, and today we are going to start with the Akhri lecture, last lecture of reproductive health, lecture number 3. Thank you for your lovely comments that you guys are able to understand the chapter. Today we are also going to solve the PYQ. So आज बेटा आपको ये पता लगेगा कि आप कितने पानी में है reproductive health वाले चैप्टर में. और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर खत्म होके बेटा वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस स्टार्ट करेंगे. इसके बाद आज का पहले मैं आपको बेटा टॉपिक्स बता देती हूँ. आज हमें क्या पढ़ना है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ने हैं, इनफर्टिलिटी पढ़ना है, IVF पढ़ना है, एंड ऑल्सो बेटा वी आर गोइंग टू solve the PYQs and you all will be sincerely solving the PYQs and then let me know बेटा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं. ऑनेस्टली मुझे बताना कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, चलो विदाउट फर्दर अडू बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक. हमने पिछली क्लास में बेटा सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ लिया. अभी तक हमने चैप्टर में बेटा ये पढ़ा है कि अलग अलग देशों में और हमारे देशों में क्या क्या योजनाएं बनाई गई, क्या क्या प्लानिंग्स की गई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन से हथियार अपनाए गए, कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई, ये हमने डिस्कस किया. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यार अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए और खतरनाक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचने के लिए भी बेटा हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर सकते हैं. वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट सम natural method of contraception, where we discussed about some barrier method of contraception, where we discussed about oral contraceptives, intrauterine devices, implants, injectable, और कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कपल्स बेटा एकदम लास्ट में अपनाते हैं जब वो फर्दर और कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते, फर्दर और प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, एक टर्मिनल मेथड अपनाना चाहते हैं. तो दैट्स व्हेन दे अडॉप्ट बेटा द टेक्निक ऑफ the permanent method of contraception which is called as tubectomy and vasectomy. यहाँ तक हमने पढ़ा था. आज हम बेटा हमारे पास बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं. जितना कंसेप्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का वो एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव है. इसके बाद सारी डेटा बेस्ड चीजें हैं और इंफॉर्मेटिव चीजें हैं. ठीक है, हाँ एक कंसेप्चुअल टॉपिक यहाँ पे अभी आएगा बेटा एंड दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज करते हैं. फिर आप बेटा PYQ देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा. मैं हमेशा बोलती हूँ PYQ देख लो यार ये समझने के लिए कि पेपर कैसा आ रहा है. ठीक है ना, कहाँ से आ रहा है. तो आज का टॉपिक बेटा हेडिंग डालोगे MTP. MTP को क्या बोला जाता है बेटा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन of pregnancy. Sorry, medical termination of pregnancy, MTP. इसको और किस नाम से जाना जाता है बेटा? इंड्यूस्ड अबॉर्शंस. इंड्यूस्ड अबॉर्शंस अभी मैं बता रही हूं. अपनी इच्छा से किए गए अबॉर्शंस, वॉलंटरीली किए गए अबॉर्शंस को बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. है ना, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आप अबॉर्शंस अगर करा रहे हो इसे बोला जाता है MTP. लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन में MTP करा सकते हो, क्योंकि ऐसे तो बेटा फिर वही मैंने आपको बताया था जो लोग एमनियोसेंटेसिस करेंगे बनाया आपके फायदे के लिए गया है. करना चाहिए था आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, पता कि बच्चे में कोई फॉल्ट तो नहीं है, जेनेटिक फॉल्ट तो नहीं है, कहीं वो पैदा हुआ तो उसमें जेनेटिक फॉल्ट तो नहीं होगा. करना चाहिए था इस चीज के लिए, ये जानने के लिए. बट लोग करने लगते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है ऑल्दो उस पर बैन लगाया गया है, पर लोग वो करने लगते हैं बेटा. जैसे ही पता चलता है फीमेल है उसके अबॉर्शंस कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें जैसे चाहें जिसको चाहे अबॉर्शंस करवा लें, नहीं. देयर इज अ सर्टेन लॉ इंडिया में. एक तो बेटा 1971 में MTP को लीगलाइज किया गया था इंडिया में, और उसके तहत बेटा कुछ रूल्स सेट किए थे कि अबॉर्शंस कराने की कंडीशन ये है, आप तभी अबॉर्शन करा सकते हैं जब ये शर्तें इसमें लागू हो रही है. फिर जैसे बेटा लॉ बनता है उसमें फिर मॉडिफिकेशंस होती हैं. तो आपकी नई NCERT में जैसे ये दिया हुआ है ना बेटा, ये मैं एक चीज लेके आई हूँ, ये 2017 में बेटा इसमें जो मॉडिफिकेशन हुई थी और उस 2017 के अकॉर्डिंग ये NCERT की ये जो दो चीजें ये मैं आपको बताऊंगी कि उस लॉ में क्या मॉडिफिकेशन हुआ था और कब किस कंडीशन में MTP किया जा सकता है. लेकिन एक अगर NCERT का डेटा देखो तो NCERT कहती है बेटा, NCERT कहती है अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 मिलियन बेटा, M फॉर मंकी, 45 to 50 million MTPs are performed
are performed worldwide per year which is around 1/5 of the total pregnancies or conceptions that occur. हमने बोला बेटा अगर वर्ल्ड वाइड हम डेटा देखें तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी 45 से 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म किए जाते हैं एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड। एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपी। बेटा एक तो वर्ल्ड वाइड है ये डेटा और मिलियन है, ये याद रखना। इतने एमटीपीज बेटा परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आप ये डेटा को एनालाइज करो बेटा तो आपको ये पता चलेगा कि ये 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज हैं जो एक साल में हो रही हैं। मतलब जितनी प्रेग्नेंट फीमेल हुई बेटा, जितनी प्रेगनेंसीज हुई उसका 1/5 पार्ट तो आपने अबॉर्ट कर दिया, उसका 1/5 परसेंटेज तो अबॉर्शंस में चला गया, विच इज ह्यूज। और अगर बेटा ऐसा होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच पॉपुलेशन जो है, साइज पॉपुलेशन का क्या होगा बेटा, डेथ ही हो रही है बेसिकली, अबॉर्शंस हो रहे हैं, पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ने की जगह घट रहा है। लेकिन इसका मुद्दा जो था एमटीपी का, जो बेसिक मुद्दा था, क्या इसका मुद्दा, क्या इसका एम पॉपुलेशन के साइज को घटाना एम था? बिल्कुल भी नहीं बेटा। इसका एम कतई ये नहीं था कि पॉपुलेशन का साइज घट जाए, इसका एम बिल्कुल ये नहीं था कि पॉपुलेशन का साइज घट जाए। तो इसका एम क्या था बेटा? इसका एम बिल्कुल पॉपुलेशन के साइज को घटाना नहीं था। इसका एम ये था कि यार अगर किसी भी तरीके का बेटा अब मैं आपको रूल बता रही हूँ, अब मैं आपको बता रही हूँ कि किया क्यों जाता है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में साल 1971 में एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया, एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया। और इसमें बोला गया कि आप अबॉर्शंस कर सकते हैं बेटा अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक की प्रेगनेंसी है, यानी कि 12 वीक। सबसे पहले जो रूल बना था वो यही बना था कि अगर अप टू 12 वीक की प्रेगनेंसी है, आप याद करो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बेटा मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज फॉर्म्ड, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम बेटा 12 वीक तक में बन जाते हैं। अगर उसके बाद अबॉर्शंस किए जाए, बेटा 12 वीक के बाद, तो थोड़े से रिस्की अबॉर्शंस होते हैं। और आप कर कब सकते हैं? अगर सपोज बेटा बच्चे में कोई जेनेटिक फॉल्ट है या माँ के लिए और बच्चे के लिए खतरा है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने पर, ऐसे केसेस में आप अबॉर्शंस कर सकते हो। तो बोला 12 वीक तक में अगर आप अबॉर्शंस कर रहे हो, अगर आपको 12 वीक तक पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है और अबॉर्शंस करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो रिस्की हो जाता है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि 1971 में तो इंडिया में लीगलाइज हो गया, लेकिन ऑफकोर्स बेटा इसमें लॉ में मॉडिफिकेशन हुई। जो चीज मैं आपको अभी बता रही थी, 2017 के एक्ट के अकॉर्डिंग एमटीपी के रूल बनाए गए, फर्दर और रूल्स बनाए गए। क्योंकि बेटा कई बार ऐसा होता है, अभी तक तो मैं बोल रही थी कि यार 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है और कोई खतरा है, कुछ है, तो ऐसे केस में खतरा है या जेनेटिक फॉल्ट है, बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, हैंडीकैप हो सकता है, ऐसे केस में आप अबॉर्शंस करा दो ताकि फ्यूचर में बेटा उस बच्चे को भी दिक्कत ना हो। और ऑफ कोर्स ऐसी प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हो, मदर को ही नुकसान होने लग जाए तो अबॉर्शंस करा दो। तो 1971 के बाद जो ये रूल में मॉडिफिकेशन हुआ, अब ये बेटा 2017 का आपको एक रूल बताया गया है एनसीईआरटी में। अकॉर्डिंग टू 2017 एमटीपी लॉ, ये जो एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है बेटा, नई एनसीईआरटी में ऐड हुई है, आपके पास नई एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये साइड में लिखा हुआ है, ये साइड में कहीं लिखा हुआ है, मैं इससे रीड नहीं कर रही हूँ, मैं इसी को आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ कि 2017 के अकॉर्डिंग, 2017 के एमटीपी लॉ के अकॉर्डिंग कैसे कंडीशन में बेटा अबॉर्शंस किया जा सकता है, जरा देखना। किस सिचुएशन में अबॉर्शंस कर सकते हैं बेटा, जरा देखना। अकॉर्डिंग टू 2017 लॉ बेटा, इफ प्रेगनेंसी इज अप टू 12 वीक्स, 12 वीक तक की अगर है तो उसके अलग नियम है। 12 वीक यानी बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और दूसरा नियम बेटा किसके लिए बनाया गया? इफ प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक्स,
more than 12 weeks but less than 24 weeks, but less than 24 weeks. ऐसा होता है ना बेटा, इसे क्यों मॉडिफाई किया गया? डेफिनेटली कुछ कमी नजर आ रही होगी। हुआ यूं ना बेटा, देखो कई बारी कई चीजें, कई प्रॉब्लम तो 12 वीक तक की प्रेगनेंसी में पता चल जाती है। कई बार किसी किसी को बेटा पता नहीं चलता और जेन्युइन कॉज होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा की हो गई, तो ऐसे केस में अब वो अबॉर्शन कराना चाहे तो नहीं करा पा रही थी, इसीलिए लॉ में मॉडिफिकेशन हो गई और लॉ ये कहने लग गया कि हाँ हो सकता है ऐसा कि यार 12 वीक तक में आपको पता नहीं चला हो, और कई सारी ऐसी बीमारियां जो पकड़ी नहीं गई हो और वो 12 वीक के बाद में पकड़ी जा रही है। तो ऐसे केस में भी बोला कि अगर 12 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है बट 24 वीक से कम है, उससे ज्यादा नहीं, 24 वीक्स, 12 वीक से ज्यादा, 24 वीक से कम, तो ऐसे केसेस में भी आप अबॉर्शंस करा सकते हो। लेकिन इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है। इसके अकॉर्डिंग अगर अप टू 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो अबॉर्शंस कैन बी डन, abortions can be done under the advisory of one registered medical practitioner, one registered medical practitioner। इसके केस में क्या है? abortions can be done under the advisory of two registered मेडिकल प्रैक्टिशनर। और क्या ग्राउंड बेसिस होना चाहिए ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। एक चीज तो आपको इस बेटा लिखित बात से, प्रैक्टिशनर लिखित वाली बात से एक चीज तो समझ में आ रही है कि यार दोनों केसेस में अबॉर्शंस कर सकते हैं, लेकिन अगर 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो आप सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक बेटा डॉक्टर के परमिशन के तहत अबॉर्शंस करा सकते हो। 12 वीक से ज्यादा तक की है लेकिन 24 वीक से कम की है तो भी अबॉर्शंस करा सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइजरी की जरूरत पड़ेगी, अब परमिशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो, कुछ ग्राउंड बेसिस है, कुछ रूल्स है जिस सिर्फ उसके तहत ही अबॉर्शंस कर सकते हैं। वो ग्राउंड बेसिस में अगले पेज में लिख रही हूँ बेटा, आप यहाँ तक नोट करो। ग्राउंड बेसिस क्या होगा? चाहे 12 वीक तक की प्रेगनेंसी हो, चाहे बेटा 12 वीक से ज्यादा तक की प्रेगनेंसी हो, ग्राउंड बेसिस क्या होना चाहिए एमटीपी का ये मैं आपको बता देती हूँ। ग्राउंड बेसिस क्या होना चाहिए बेटा एमटीपी का ये मैं आपको जरा बता देती हूँ। ग्राउंड बेसिस होना चाहिए ओनली इफ द child is having any genetic disorder or if born will have mental and physical disability. Number 2, continuing this pregnancy is riskier for the mother as well as the baby। आप दोनों केसेस में अबॉर्शंस करा सकते हो, बशर्ते, शर्त ये है कि अगर आप अबॉर्शन करा रहे हो तो इसलिए करा रहे हो कि अगर ये बच्चे का जन्म हुआ तो ये बेटा किसी ना किसी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी के साथ बॉर्न होगा, तो डेफिनेटली आप इसका अबॉर्शन करा सकते हो। सेकंड बेटा ये है कि अगर आपने ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो कहीं ना कहीं ये माँ के लिए
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द पार्चुरेशन प्रोसेस माँ की हेल्थ के लिए रिस्कियर है, एज वेल एज ए बच्चे के लिए भी रिस्की हो सकता है। आप ये यहाँ पे देख भी सकते हो, इसको पॉज करके नोट कर लो। आप यहाँ पे देख भी सकते हो बेटा, देखो ग्राउंड बेसिस दिया हुआ है, ग्राउंड बेसिस दिया हुआ है। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। There is a substantial risk that the child were born, it would suffer from physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. अगर ये कंडीशन है तो अबॉर्शंस करा सकते हैं। ये है बेटा MTP के 2017 का लॉ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा अगेन अ वेरी वेरी जनरल टॉपिक। एक से पानी पी लेती हूं मैं। वेरी वेरी जनरल टॉपिक दैट इज बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जितना ये जनरल टॉपिक है उतना ही एक्चुअल में खतरनाक है देखा जाए तो। एसटीडी को हम बेटा और किस नाम से जानते हैं? इसको तुम बोल सकते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी, या फिर इसे बोल सकते हो बेटा वेनेरियल डिजीजेस, या फिर इसको बोल सकते हो बेटा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, PID। या तो बोल दो एसटीडी, या तो बोल दो वेनेरियल डिजीजेस, या तो बोल दो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। कैसे होता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? ऑफ कोर्स जैसा कि इसका नाम कह रहा है, टू सेक्सुअल मोड, है ना। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से बेटा ये बीमारी आपको एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में जाते हुए दिख रही है तो आप इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कुछ ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है बेटा जो अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के अलावा भी फैल सकती है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड नीडल से, मदर से बेबी को, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो इस तरीके से भी फैल सकती हैं। उसका नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेन ज्यादातर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं आप बोल रहे हैं कि ये ऐसी बीमारियां होती है जो ऑफकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स से बेटा फैल रही हैं। सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप बेटा सफर करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से, वो एज ग्रुप है बेटा 15 से लेके 24 साल वाला, क्योंकि ये वो ग्रुप होता है जो अपने आप को बेटा सबसे महान समझता है, सबसे नॉलेजेबल समझता है और एक्चुअल में सबसे ज्यादा दिशा भटकने वाला ग्रुप होता है। इनमें बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ट्रांजिशन आ रहा होता है आपके जीवन में, वो ट्रांजिशन जो लोग समझ नहीं पाते हैं और बहते बहते बेटा बह जाते हैं। अभी मैं आपको ड्रग अब्यूज वाला भी टॉपिक बताऊंगी। एडोलेसेंस जो एज ग्रुप होता है सबसे ज्यादा ड्रग अब्यूज का शिकार होता है। आपको लगता है आप जो कर रहे हो वही सही है, दुनिया तो गलत है, और सबसे ज्यादा गलत आपके माँ बाप और जो आपको ज्ञान देने आता है एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा गलत है। जैसे कि हम आपको ज्ञान देंगे, आपको सबसे ज्यादा गलत लगेंगे, क्योंकि हॉर्मोन्स का ही बेटा कुछ ऐसा लोचा होता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे बच्चे बेटा सही राह पर चले, सही चीजों को सुने, सही बातों को समझें, तो ऑफ कोर्स इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप बेटा प्रोन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से सफर करने के, दैट एज ग्रुप इज बेटा 15 to 24। अब कुछ ऐसी बीमारियों के नाम मैं आगे आपको बताऊंगी। कुछ वायरल डिजीजेस आपके एनसीईआरटी में दी हुई है जो एसटीडी है, कुछ बैक्टीरियल दी हुई है, कुछ प्रोटोजोअल दी हुई है, जिसका नाम हम लिखेंगे। क्या बता रही थी मैं भी ना बह जाती हूँ, भावनाओं में बह जाती हूँ। मैं आपको क्या बता रही थी यार? मैं आपको ये बता रही थी हाँ कि कुछ बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अर्ली सिम्टम्स होते हैं। और जनरल बेटा आपको किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में पीएचडी नहीं करनी है। मैंने आगे एक टेबल बनवाई हुई है, क्योंकि कई साल पहले बेटा एक सवाल आ गया था पॉजिटिव एजेंट से, लेकिन वो आप बाकी ऑप्शंस को देख के भी सॉल्व कर सकते थे। उसके लिए इतना डिटेल में पढ़ाई करने की, मतलब इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि आप हर एक बीमारी को फिर डिटेल में पढ़ेंगे। क्लेमाइडिया में क्या होता है, साइफिलिस में क्या होता है। अगर कोई बीमारी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में दी हुई है डिटेल में, तो वो आप डेफिनेटली करोगे। लेकिन बेटा इस चैप्टर में किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के सिम्टम्स, पॉजिटिव एजेंट अलग से मेंशन्ड नहीं है। मैंने अगले पेज में बेटा शॉर्ट में सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नाम और उसके पॉजिटिव एजेंट लिखे हुए हैं, बट आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए हैं, तो आपको बहुत डिटेल में वो करना नहीं है, ठीक है।
जब हम ह्यूमन हेल्थ वाला पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा, वहां पे जो भी बीमारी के बारे में बेटा दिया हुआ है डिटेल में, जैसे कि एड्स, जैसे कि कैंसर, जैसे कि खूब सारी बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, वायरल डिजीजेस, वो हम पढ़ेंगे, मलेरिया शलेरिया, ठीक है। अच्छा, अर्ली सिम्टम्स बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के क्या होते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड क्या है, सेक्सुअल पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक एरिया में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ऑफ कोर्स उस जगह पे इन्फ्लेमेशन आपको दिख रहा है। अर्ली सिम्टम्स में गोनाड्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्वेलिंग दिख सकती है, इचिंग दिख सकती है, रेडनेस दिख सकती है, ये सारी इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स है। फ्लूइड डिस्चार्ज दिख सकता है, ये सारे किसी भी एसटीडी के इनिशियल, किसी भी एसटीडी के इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जिन्हें यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि कुछ हो गया होगा, ठीक हो जाएगा। और लेटर स्टेजेस में अगर आप बेटा इसके खतरनाक इम्पैक्ट देखो, तो आप देखोगे कि कई लोगों में इसके फर्दर बेटा बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, मेल या फीमेल इनफर्टाइल हो जाता है। अगर गोनाड्स में प्रॉब्लम हो गई तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी। इनफर्टिलिटी मतलब कंसीव नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स उसका आज के टाइम पे बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसको हम आईवीएफ के नाम से जानते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे भी। इनफर्टिलिटी हो सकती है, फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि इम्प्लांटेशन ऑफ दैट ब्लास्टोसिस्ट या डेवलपिंग जाइगोट एनीवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम यूट्रस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, अबॉर्शंस की कंडीशन दिख सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब बच्चा पैदा हुआ लेकिन मरा पैदा हुआ, है ना, अबॉर्शंस दिख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैंसर दिख सकता है, वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एमओटी क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एमओटी का मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सिम्टम्स, सिम्टम्स में क्या लिखोगे? कुछ अर्ली सिम्टम्स, कुछ बाद के सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स, लैटर सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स में जैसा कि मैंने बताया बोल रही हूँ, कहा बेटा, इचिंग, रेडनेस, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बेसिकली गोनाड्स में आप बोल सकते हो, गोनाड्स में इचिंग हो रही है, गोनाड्स में रेडनेस हो रही है, गोनाड्स में इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, और लेटर सिम्टम्स में आप बोल सकते हो इनफर्टिलिटी, कॉमा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैंसर, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब है बेटा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, स्टिल मतलब जो मूव नहीं कर रहा हो, कैंसर एक्सेट्रा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप सफर करता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के, दैट इज 15 से 24 साल वाला एज ग्रुप सबसे ज्यादा सफर करता है। अगर आप बेटा मुझसे ये पूछेंगे, मैं अगला पेज कर देती हूँ ताकि आप ये भी नोट करते रहे साथ के साथ, और मेरी ज्ञान की धारा जो बह रही है उसको आप सुनते भी जाएं। क्या आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है? नाम बीमारियों के दिए हुए हैं बेटा, लेकिन इसके कॉजेटिव एजेंट दिए नहीं हुए हैं, लेकिन आप नोट कर लो, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद मत रखना, ठीक है। ये सारे सेक्सुअली, मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट स्पेसिफिकली याद रखने हैं। मैं ना एक्चुअली दो बातें करने के चक्कर में ना पिछली वाली बात भूल जाती हूँ। हाँ, मैं आपको ये बोल रही थी बेटा कि आप हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं बेटा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड दैट इज ट्रू। क्योंकि इसमें से कई सारी बीमारियां ऐसी है बेटा जिसका कोई क्योर नहीं है, उसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं बेटा, मैं आगे लिखवाऊंगी भी। प्रिवेंशन का क्या तरीका है? अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, है ना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत करो, है ना, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस मत करो। इसके अलावा
अननोन पार्टनर के साथ में बेटा कोइटस मत करो, यू डोंट नो कि उसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें जिनसे आप इसको रोक सकते हो या बच सकते हो, आप बच सकते हो। क्योंकि अभी इन बीमारियों के नाम जो आप देख रहे हो, इसमें से हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड जेनाइटल हर्पीज, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसका की कोई क्योर नहीं है। बाकी बीमारियां ऐसी हैं जिनको अगर अर्ली स्टेज पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, पहचान लिया जाए, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड जेनाइटल हर्पीज। अब मैंने कौन कौन सी बीमारियां लिखी हुई है। नंबर 1 में लिखा हुआ है क्लेमाइडियासिस, पॉजिटिव एजेंट है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। फिर मैंने लिखा है गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी, साइफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये तीनों जो है बेटा, दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बट आर बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। These are bacterial sexually transmitted disease. Got it? Bacterial sexually transmitted disease. फिर मैंने लिखा हुआ है genital herpes, herpes simplex virus HSV. फिर मैंने लिखा हुआ है genital wart, human papilloma virus HPV. आप HPV के बारे में लिखे पढ़ेंगे बेटा आगे। ये कैंसर कॉजिंग भी होती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, इससे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। देन एड्स, बेटा एड्स का फुल फॉर्म सबको पता होगा, वैसे तो मैं आगे वाले पेज में लिख दूंगी। एड्स कॉज बाय HIV। HIV का क्या मतलब है बेटा, ह्यूमन। इसके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना भी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV। मैंने डी को भी अंडरलाइन कर दिया है। HIV। HBV का क्या मतलब है बेटा, जो बीमारी का नाम है उसी से रिलेटेड इसके वायरस का नाम है, हेपेटाइटिस बी वायरस। HBV वायरस तो जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वॉट, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ये सारे क्या है बेटा, दीज आर वायरल। और एक इकलौता ऐसा है बेटा, एक इकलौता ऐसा है, दैट इज ट्राइकोमोनियासिस, दिस इज प्रोटोजोअल। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ यही नाम दिए हुए हैं, प्रोटोजोअल ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, हेपेटाइटिस बी कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, acquired immunodeficiency syndrome AIDS that is caused by human immunodeficiency virus, world AIDS डे भी आपको पता होगा, 1 दिसंबर अभी गया है। Then genital warts, human papilloma virus, genital herpes, herpes simplex virus। कुछ तो बेटा ऐसे आपके बीमारियां हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ये देख लो तो कई के तो नाम से ही आपको उसका बीमारी का नाम पता चल जाएगा। तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, कोई आपको सब्जेक्टिव पेपर तो दे नहीं रहा है। सब्जेक्टिव पेपर होता तो आपको लिखना होता, तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको ये देंगे भी नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। तो अगर बोर्ड्स वगैरह में पूछा जाता है तो डेफिनेटली इसके नाम नहीं देंगे बेटा। और अगर एमसीक्यू में आते हैं तो आधे के तो बेटा पॉजिटिव एजेंट के नाम से समझ में आ रहा है वो कौन सी बीमारी कॉज कर रही है। अब जो वो पॉइंट मैंने आपको बताया बेटा, प्रिवेंशन क्या हो सकता है और इनमें से कौन सी बीमारियां हैं जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, उससे सवाल आता है। उससे सवाल आया भी हुआ है, आप एक बार ही देखना जब मैं अभी आपको बताऊंगी। ये प्रिवेंशन है, ठीक है, ये प्रिवेंशन है, इसको मैं अलग से लिख दे रही हूँ। और मैं ये भी बता दे रही हूँ एड्स वगैरह का फुल फॉर्म क्या है, HIV का फुल फॉर्म क्या है। ऑल तो बेटा हम ये पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, डेफिशिएंसी वायरस क्यों लिख रही हूँ, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV और एड्स मेरा मिक्स हो गया। HIV is the causative agent, human immunodeficiency virus, HI। एक नोट डाल के लिखते हैं बेटा, एक्सेप्ट HIV, genital herpes
and AIDS. Other diseases if diagnosed earlier या early can be treated or cured. ठीक है, कैन बी ट्रीटेड और क्योर. और इसके बारे में लिखो, जैसे HIV हो गया, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, इसका बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका MOT इन्फेक्टेड सीरेंज, इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो सकता है. ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड, सिरिंज वगैरह से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है. गॉट इट. प्रिवेंशन वाली चीज लिखते हैं बेटा, इसको पॉज करके आप नोट करो. आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, जैसा कि NCERT के पॉइंट्स हैं वही हम लिखेंगे बेटा. व्हाट आर द प्रिवेंशन टेक्निक्स. बहुत ही इजी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था बेटा, बहुत ही आसान वाला पार्ट बचा हुआ है. हाँ, लास्ट जो मैं अभी आपको पार्ट बताऊंगी उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, बाकी तो ये बहुत इजी वाला पार्ट है ना. अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स. कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्डोम वेयर करें ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. वेयर कॉन्डोम, आपको पता है कॉन्डोम STD से बचाता है. ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऑलवेज गो टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, अर्ली सिम्टम्स, तो ऐसे केस में बेटा उसको सिम्टम्स को इग्नोर ना करके आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाओ फॉर द ट्रीटमेंट. ऑल राइट. So these are the preventive measures that can be taken to avoid any kind of sexually transmitted disease. A moment. अब करता है कभी तो. अब जब बेटा हमने इनफर्टिलिटी की बात की, लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ इनफर्टिलिटी. अब बेटा बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, इनफर्टाइल जो लोग होते हैं, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इनफर्टाइल और स्टेराइल का मतलब सेम होता है. दैट्स नॉट द सेम. स्टेरिलिटी इज डिफरेंट, इनफर्टिलिटी इज डिफरेंट. स्टेराइल का मतलब होता है बेटा ऐसे लोग जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते, जो कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते, आप उसके लिए ट्रीटमेंट भी नहीं अवेलेबल करवा सकते, ऐसे लोगों को आप स्टेराइल बोलते हैं. इनफर्टिलिटी बेटा ऐसे लोगों में भी हो सकती है जो पहले हो सकता है माँ बाप बने हो बट अभी वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है. मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन कभी उन्होंने कंसीव किया है. इनफर्टिलिटी ऐसे लोगों में भी आ सकती है जिन्होंने कभी आज तक कंसीव नहीं किया है और कर भी नहीं पा रहे हैं ड्यू टू एनी XYZ रीजन, बट उनकी मदद की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेक्निक्स बेटा जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, जिसको आप आर्ट के नाम से जानते हैं या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के नाम से जानते हैं. बहुत ज्यादा पॉपुलर है IVF, राइट. तो इनफर्टिलिटी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे कपल्स जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस करने के बावजूद भी, 1-2 साल से लगातार ट्राई करने के बावजूद भी पेरेंट्स नहीं बन पा रहे. अब बेटा पहले के टाइम के लोग तो क्या करते थे, फीमेल में प्रॉब्लम है, ये फीमेल ये होगी, इस फीमेल में प्रॉब्लम है, फीमेल ही बेटा बच्चा नहीं पैदा कर पा रही. बट दिस इज नॉट ट्रू. इनफर्टिलिटी एक मेल में भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी एक फीमेल में भी हो सकती है. ए मेल कैन बी इनफर्टाइल, अ फीमेल कैन बी इनफर्टाइल एज वेल. फीमेल में जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, PCOD की प्रॉब्लम है, या फिर बेटा फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, फिम्ब्री कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए एनवायरनमेंट वैसा नहीं बन पा रहा है. देयर कैन बी मल्टीपल रीजन ऑफ अ फीमेल हु इज बिकमिंग इनफर्टाइल. एंड एज वेल एज मेल में भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया,
स्पर्म की मोटिलिटी ठीक नहीं है बेटा। हमने पढ़ा था कि कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं उसमें से एटलीस्ट बेटा 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए और उस 60% में से 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी आप उसको बोलेंगे कि ऐसा एक मेल केपेबल है, ऐसा एक स्पर्म केपेबल है कि वो oocyte को फर्टिलाइज कर पाए। हो सकता है शेप एंड साइज ठीक नहीं है, हो सकता है उसकी मूवमेंट ठीक नहीं है, उसकी शक्ल ठीक नहीं है, बहुत सारे रीजंस बेटा। एक मेल को भी इरेक्शन में प्रॉब्लम है ना, इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, अलग अलग रीजन से। अ मेल कैन ऑल्सो बी इनफर्टाइल, अ फीमेल कैन ऑल्सो बी इनफर्टाइल। और इसको ट्रीट करने के जो टेक्निक्स है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसकी लाइन में से, बहुत सुपर इजी टॉपिक है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं एक सिप पानी पीने के बाद। पहले इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन देखें बेटा। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इट इज नॉट स्टेरिलिटी बेटा। कपल्स who have been trying conceive but even after 1 to 2 years of unprotected coitus मतलब sexual intercourse, they are unable to do so. रीजंस हम लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिए नहीं है बट आप थोड़े थोड़े रीजंस लिख सकते हो। मेल में इनफर्टिलिटी किस वजह से हो सकती है? लो स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं बेटा इसे। ओलिगो का मतलब भी होता है लो, बायो मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मतलब फ्यू, लो स्पर्म काउंट। नंबर 2 हो सकता है बेटा लेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, इसके अलावा बेटा हो सकता है एबनॉर्मल शेप ऑफ स्पर्म, या फिर बेटा इनएबिलिटी ऑफ इरेक्शन। लिखने को आप बहुत सारे लिख सकते हो, मैं कुछ कुछ बस मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल में इरेगुलर मेंसेस, ओव्यूलेशन कब हो रही है पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि इतनी इरेगुलर पीरियड्स है। इनएबिलिटी ऑफ फिम्ब्रिए टू कलेक्ट ओवम, फिम्ब्रिए कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे ओवम को, ठीक है। एंडोमेट्रियम प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियम बेटा सूटेबल ही नहीं है। हार्मोनल प्रॉब्लम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बेटा, कई रीजंस हो सकते हैं जो एक मेल को या एक फीमेल को बेटा इनफर्टाइल बनाते हैं। लेकिन हम इनफर्टाइल कपल की कैसे मदद कर रहे हैं बेटा? वी कैन ट्रीट द पर्सन, वी कैन हेल्प द पर्सन विथ सर्टेन टेक्निक्स कॉल्ड एज आर्ट। वैसे भी आर्ट है बेटा, और आपको पता ही होगा आजकल तो बहुत ज्यादा चर्चा में है, आजकल बहुत ज्यादा लोग इसको अपनाते भी हैं बेटा, और आजकल लोगों को इसके बारे में काफी नॉलेज भी है। इसकी वजह से कई लोगों की बेटा, कई कपल्स की हेल्प भी होती है। तो ऑफ कोर्स इट इज अ ब्यूटीफुल आर्ट जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेड, असिस्टेड की स्पेलिंग गलत हो गया बच्चावाड़ी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इनिशियली बेटा जो टेक्निक्स आई थी, जो उसको आप बहुत पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से जानते हैं नाम से, ज्यादातर लोगों को यही पता होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आजकल के टाइम पे बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। मेल में स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किया जा सकता है, फीमेल में स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरे बच्चों? तो अलग अलग प्रॉब्लम के बेटा अलग अलग स्पेसिफिक सोल्यूशंस आज के डेट पे मार्केट में अवेलेबल है, जो इनिशियली स्टार्ट हुए थे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से, आईवीएफ के नाम से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से, टू हेल्प द कपल। आज के डेट में यही बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन अवेलेबल है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अवेलेबल है, बहुत सारी अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ट्रीट करने के काम में आती है। ऑफ कोर्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स वो सारी टेक्निक्स है टू हेल्प इनफर्टिलिटी या टू हेल्प इनफर्टाइल कपल्स। इनिशियली
programs called initially programs called test tube baby programs were run. टेस्ट ट्यूब में बेबी बनता है क्या बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स में टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनता है क्या? नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज नॉट बच्चा फॉर्मिंग इन द टेस्ट ट्यूब कि बड़ा हो रहा है बच्चा टेस्ट ट्यूब में, बड़ा हो रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। नहीं बेटा, इसका मतलब था कि आपने बॉडी के बाहर बेटा टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाई, बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवम को फ्यूज कराया, अल्टीमेटली उसे बेटा बॉडी के अंदर ही ग्रो करवाते हो, लेकिन बॉडी के बाहर तुमने आर्टिफिशियली कंडीशंस प्रोवाइड करके oocyte या स्पर्म और ओवम की फ्यूजन करवाई है बॉडी के बाहर। बाहर कोई भी चीज होती है आउटसाइड इन विट्रो, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाओगे इन वीवो। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम्स चालू हुए थे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, अरे यार, जो सबसे पहले बेटा प्रोग्राम्स चालू हुए थे वो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से फेमस थे। आज के टाइम पे बेटा ये काफी एडवांसमेंट आ चुकी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बेटा आप ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की होती है, कौन कौन सी टेक्निक होती है जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन की होती है, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में आती है। इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पहले लिखो, फिर इंडिविजुअली हर एक को देखेंगे, ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से हो सकती है। कैसे दो प्रकार से हो सकती है? एक तो जो बॉडी के बाहर होती है और एक तो जो बॉडी के अंदर होती है, इन विट्रो, और एक इन वीवो। पहले तो इनका मतलब लिखो। विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन, जो भी टेक्निक्स में इन विट्रो में पढ़ाऊंगी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, और जो भी टेक्निक में इन विट्रो में बताऊंगी, फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आप पढ़ेंगे बेटा ज़िफ्ट, फुल फॉर्म यही लिख लो, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ज़िफ्ट। दूसरा आउटसाइड द बॉडी है ना, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ोगे? गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बेटा देखो, आधे टेक्निक्स के नाम इनके फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएंगे। आधे टेक्निक्स का क्या मतलब, क्या हो रहा है उन टेक्निक्स में, उनके नाम से आपको समझ में आ जाएगा। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और एक होता है बेटा इसमें AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब मैं सबकी फुल फॉर्म बता चुकी हूँ और एटलीस्ट इतना बता चुकी हूँ कहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, कहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, इतना हम जान चुके हैं। अब हम इन टेक्निक्स को बेटा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1 ज़िफ्ट। ज़िफ्ट जैसा कि इसका नाम कह रहा है कि ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बॉडी के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, क्योंकि आप बॉडी के अंदर किसको भेज रहे हैं? ज़ाइगोट को भेज रहे हैं। तो डेफिनेटली ज़ाइगोट बॉडी के बाहर बन गया होगा, तभी आप उसको फैलोपियन में ट्रांसफर कर रहे हैं। वैसे ज़ाइगोट को सिर्फ फैलोपियन में नहीं बेटा, यूट्रस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। कंडीशन बस एक है जो मैं भी आपको बताऊंगी, बट इसके नाम से ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा कि ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब है डेफिनेटली आपने किसी डोनर से या किसी हस्बैंड से नहीं, जो भी हस्बैंड है उसका बेटा स्पर्म ले लिया या डोनर का स्पर्म ले लिया, वाइफ का या डोनर का बेटा ओवम ले लिया और बॉडी के बाहर उसे फ्यूज किया, इसीलिए ज़ाइगोट बॉडी के बाहर बना इन विट्रो। आपने क्या किया इसमें?
डोनर या हस्बैंड, हस्बैंड। क्या लिया इनका? स्पर्म, वाइफ या डोनर? क्या ले लिया इनका? ओवम। फ्यूज करके तुमने बना दिया जाइगोट, जो तुमने बनाया इन विट्रो, बॉडी के बाहर। अब देखो बेटा, इसके अकॉर्डिंग जो ये कह रहा है फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब में आप किसको ट्रांसफर कर सकते हो, पहले उसकी कंडीशन देखो। वैसे तो इसको दो जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है, वैसे तो इसको दो जगह के पे ट्रांसफर किया जा सकता है। एक फैलोपियन ट्यूब में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो जैसा कि इसका नाम कह रहा है, एक ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है जैसा इसका नाम कह रहा है, और दूसरा ट्रांसफर आप इसको बेटा यूट्रस में भी कर सकते हो, जिसे बोला जाता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर विच इज IUT। अब समझना बेटा, और जरा आप अपना दिमाग लगा के बताना कि मैंने ये सही बोला या गलत बोला, ठीक है? इफ अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज transfer it into the fallopian tube, transfer it into the fallopian tube. Number 2, if up to if more than 8 blastomer stage, if more than 8 blastomer ट्रांसफर इनटू यूटरस। और बेटा याद करो, मैंने वो जो डायग्राम आपको बना के बताया था जब मैं प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बना के बताया था बेटा कि फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है, सेकंड क्लीवेज डिवीजन होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, देन 16 सेल स्टेज। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक तो बेटा ये समझ नहीं आता कि ठंड में किसको 16 डिग्री पे AC चाहिए होता है, सही में बेटा, सही में। अगर बेटा मोर देन, हाँ, तो तब मैंने आपको बताया था 8 सेल स्टेज जो होती है वो कहलाती है मॉर्यूला, अर्ली मॉर्यूला। 16 सेल स्टेज होती है बेटा, उसे बोला जाता है लेट मॉर्यूला। अगर आपको याद हो तो मैंने वो प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन पढ़ाते वक्त में बताया था कि अर्ली मॉर्यूला वाली स्टेज तुम्हें फैलोपियन ट्यूब में दिखती है, अर्ली मॉर्यूला वाली स्टेज तुम्हें फैलोपियन ट्यूब में दिखती है, लेकिन 16 सेल स्टेज जिसे तुम लेट मॉर्यूला बोलते हो वो हमेशा हमें यूटराइन कैविटी के अंदर दिखता है। यहाँ पे भी हमने वही लिखा, फर्टिलाइजेशन हमने बॉडी के बाहर कर ली, इसमें क्लीवेज डिवीजन भी स्टार्ट करवा दिया। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक का स्टेज होगा तो उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर वाला स्टेज अर्ली मॉड्यूलर स्टेज है। लेकिन 8 से अगर ज्यादा ब्लास्टोमियर्स है, 8 से ज्यादा क्या हो सकता है 16, तो उसको आप किस में ट्रांसफर करोगे बेटा? यूटरस में, बिकॉज दैट इज सीन इन द यूटराइन कैविटी। और इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइप के ट्रांसफर को आप बोलते हो IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। अगर तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है जिसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जा रहा है। समझ गए मेरी बात? आगे IUI भी एक टर्म आएगा, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, कंफ्यूज मत होना। दिस इज इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, आगे जो पढ़ाऊंगी दैट इज IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। एक सेकेंड, अभी हमने फर्स्ट बेटा इन विट्रो के बारे में पढ़ा है, दैट इज जिफ्ट। नंबर 2 बेटा जो हम पढ़ेंगे दैट इज ICSI, फुल फॉर्म आप देख चुके हो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपको इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर बेटा मेल्स में अगर ऐसे पार्टनर में प्रॉब्लम है, इफ प्रॉब्लम इन मोटिलिटी। अब बेटा पहले वाली टेक्निक से और इस वाली टेक्निक में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता रही हूं। देखो फर्स्ट टेक्निक में भी तुम बेटा बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हो,
और सेकंड, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में भी तुम बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हो। लेकिन दोनों में अंतर ये कि जब तुम बेटा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर फर्स्ट वाली टेक्निक पढ़ रहे हो, जिसमें तुम बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, तुम उसको नेचुरली फर्टिलाइज होने देते हो। फर्स्ट वाली टेक्निक में ये ओवम होता है और तुम बेटा स्पर्म्स बहुत सारे यहाँ पे रखते हो, और स्पर्म्स को जैसे बॉडी के अंदर स्पर्म नेचुरली फ्यूज करती है, वैसे तुम यहाँ पे अलाउ करते हो कि स्पर्म नेचुरली फ्यूज कर जाए। तुम डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह ठीक है। हो सकता है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रहा हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मोटिलिटी ठीक है, इसीलिए तुमने नेचुरली उसको फ्यूज करने दिया एग के साथ। साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में भी बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हो। डिफरेंस ये है कि अगर स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम है तो वो नेचुरली स्पर्म से ओवम से फ्यूज नहीं कर पाएगा, वो नेचुरली ओवम से फ्यूज नहीं कर पाएगा। अगर तुम नेचुरली रख दोगे तो वो फ्यूज नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में तुम्हें डायरेक्टली स्पर्म को क्या करना पड़ेगा बेटा, इंजेक्ट। डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दोगे क्योंकि स्पर्म खुद से नहीं कर पा रहा, मूव नहीं है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, और डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में तुम कर रहे हो इंजेक्ट, इसको बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। sperm is directly injected into ovum, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। जाइगोट तो यहां पे भी बेटा बनेगा बॉडी के बाहर, जाइगोट तो बेटा यहां पे भी इनविट्रो ही बना ना, और फिर बेटा इसे बॉडी के अंदर सेंड किया जाता है। जाइगोट तो यहां पे भी इनविट्रो बन रहा है। द डिफरेंस इज कि यहां पे तुम डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हो, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में तुम नेचुरली स्पर्म्स को अलाउ करते हो कि वो ओवम से फ्यूज करे। बनता वहां पे भी जाइगोट बॉडी के बाहर है, बनता यहां पे भी जाइगोट बॉडी के बाहर है। समझ गए मेरी बात? अब बेटा इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करो। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में आपने सबसे पहले पढ़ा बेटा, नंबर 3 टेक्निक लिख दे रही हूं ऐसे करके, गिफ्ट। अब यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ में आ रही है जिसका फुल फॉर्म ही है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तुम गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, डेफिनेटली जाइगोट को नहीं कर रहे हो। अगर तुम गैमीट को कर रहे हो बॉडी के अंदर ट्रांसफर, तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन क्वेश्चन ही आता है कि तुम किस गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हो। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ही आता है बेटा किस गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हो। क्या स्पर्म्स को बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या तुम ओवम को कर रहे हो। गिफ्ट बेटा ऐसी फीमेल्स के लिए किया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर वो सारी कंडीशंस है कि वो प्रेगनेंसी को कैरी कर सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चा कैरी कर सकती है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सारी कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है। सिर्फ उसकी बॉडी में गैमीट बनने में प्रॉब्लम है, या गैमीट बन नहीं पा रहा है, कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, गैमीट उसके पास नहीं है, तुम सिर्फ उसको गिफ्ट कर दो गैमीट। तुम सिर्फ उसको ओवम डोनर से लेके उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो, बाकी वो प्रेगनेंसी के सारे कंडीशंस को कर सकती है। ऐसी फीमेल के लिए जो टेक्निक कर रहे हो दैट इज गैमीट ट्रांसफर। स्पर्म ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, स्पर्म को अगर तुम फीमेल में डाल रहे हो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। गिफ्ट में तुम फीमेल को ऐसे याद रखो कि तुम फीमेल को गैमीट गिफ्ट कर रहे हो, ओवम गिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बाकी वो प्रेगनेंसी को कैरी कर सकती है, प्रेगनेंसी के सारे कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है। तो इसमें क्या लिखोगे? ट्रांसफर of an ovum to the female who cannot produce one but can provide all conditions for pregnancy. All conditions for pregnancy. All conditions for pregnancy. तो उसको तुम वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, बट सारे कंडीशंस प्रोवाइड कर पा रही है प्रेगनेंसी के लिए। और जो आप स्पर्म को अगर ट्रांसफर करोगे, ऐसे मेल बेटा जो नेचुरली फीमेल में इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहे, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, या फिर उनमें लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में स्पर्म्स को आर्टिफिशियली फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने को, आर्टिफिशियली उनके बॉडी के अंदर प्लेस करने को आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें दो तरीके का इंसेमिनेशन होता है। एक तो आप फैलोपियन ट्यूब में या तो आप बेटा नेचुरली वजाइना के थ्रू आप इंसेमिनेशन होने दो, या आप डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन होने दो।
अगर आप स्पर्म को डायरेक्टली यूटेराइन कैविटी में भेज देते हो, वेजाइना छोड़ के, नेचुरली वेजाइना में इंसेमिनेशन होता है, या तो आप वेजाइना में इंसेमिनेट कर दो, वो नेचुरली अपने तरीके से आगे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा, या आप डायरेक्टली स्पर्म को यूट्रस में भेज दो। यूट्रस में अगर तुमने इंसेमिनेशन करवा दिया डायरेक्टली, तो आप ऐसे इंसेमिनेशन को बोलते हो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। एक हमने पढ़ा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, वो था मोर देन 8 ब्लास्टोमियर अगर है तो ऐसे जाइगोट को तुम, ऐसे डेवलपिंग एम्ब्रियो को तुम यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पे तुम स्पर्म को ट्रांसफर कर रहे हो अगर यूट्रस में, तो तुम बोलते हो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। किसके लिए कर रहे हो? जिसका ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है, यानी लो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है, इरेक्शन का प्रॉब्लम है, ऐसे केस में तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हो। तो तुम क्या लिखोगे बेटा? आर्टिफिशियली। पहले तो तुम प्रॉब्लम लिखो, इफ मेल हैव ओलिगोस्पर्मिया means बेटा low sperm count, sperm is directly मतलब artificially basically introduced into vagina or uterus, यूट्रस में अगर किया तो उसे बोलते हैं IUI, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अच्छा एक चीज और बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है कि मैम सरोगेसी का फिर क्या कॉन्सेप्ट है? एनसीईआरटी में दिया तो नहीं हुआ है सरोगेसी का कॉन्सेप्ट, बट क्योंकि आपके दिमाग में आता है सरोगेसी, तो मैं सरोगेसी का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखो अभी तक हमने एक फीमेल के बारे में बात की जो कि गैमीट नहीं बना पा रही थी, जो कि अपनी बॉडी के अंदर एग नहीं बना पा रही थी। तो तुमने बेटा किसी डोनर से एग लिया और उसकी बॉडी के अंदर एग को डाल दिया, ताकि उसकी बॉडी के अंदर या तो स्पर्म आप आर्टिफिशियली डाल दो, या नेचुरली वो बेटा कोइटस करती है, सेक्स करती है, तो फर्टिलाइजेशन हो जा रही है। लेकिन अगर मैं सरोगेसी का कॉन्सेप्ट बोलूं तो सरोगेट मदर्स कौन होती है? कई फीमेल्स बेटा ऐसी होंगी ना जो अपने बॉडी के अंदर ही प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर सकती, वो अपनी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी को नहीं कंटिन्यू कर पाती, उनकी यूट्रस इतनी केपेबल नहीं है। ऐसे केसेस में वो एक दूसरी फीमेल को ढूंढती हैं जिस फीमेल की बॉडी के अंदर उनका बच्चा डेवलप करेगा। तो हस्बैंड जो कपल है उनका ही गैमीट लिया आपने, उनके गैमीट को फ्यूज किया होगा बॉडी के बाहर, या फिर बेटा जो हस्बैंड है उसके स्पर्म को डायरेक्टली आर्टिफिशियली उस दूसरी फीमेल के बॉडी के अंदर डाल दिया। किसी भी तरीके से सरोगेसी का मतलब यह है कि एक दूसरी फीमेल किसी और के बेबी को कैरी कर रही है, तो वो सरोगेट हो गई। सरोगेसी का मतलब वो रियल वाइफ या रियल पार्टनर नहीं है, शी इज एक्चुअली द वन जो किसी और के बेबी को कैरी करेगी और कंटिन्यू करेगी। समझ गए मेरे बात? तो सरोगेसी का कंसेप्ट है द फीमेल हु कैरीज the baby of other female मतलब जो रियल, जो एक्चुअल में वाइफ होगी या कपल की जो वाइफ है उसके बच्चे को कोई और फीमेल कैरी करिए, क्योंकि ये जो अदर फीमेल है ये अपनी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती, उसे थर्ड पर्सन की जरूरत है, जो थर्ड पर्सन उसके बेबी को कैरी करेगा। यहां तक बात समझ आ गई? तो लास्ट बेटा जो हमारी चीज बचती है, आई एम श्योर आज का टॉपिक बहुत ही सरल सा था, ये टेक्निक्स बेटा बहुत इजी है, आप सिर्फ इनके नाम से इनका मतलब ढूंढ लो। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो, यानी जाइगोट बॉडी के बाहर बना, इन विट्रो फैलोपियन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको पता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर ही ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज मॉर्यूला। अगर 16 वाली कर रहे हो, मोर देन 8 कर रहे हो, तो जाइगोट को तुम ऑफ कोर्स बनाया बॉडी के बाहर ही है, बट वो यूटेराइन ट्रांसफर हो जाएगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दे रहे हो, डेफिनेटली स्पर्म मूव नहीं कर पा रहा होगा, मोटिलिटी में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए खुद आर्टिफिशियली करना पड़ रहा है। कर तो बॉडी के बाहर ही रहे हो, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बॉडी के बाहर ही बना रहे हो, अगेन इन विट्रो। गिफ्ट मतलब गैमीट ट्रांसफर कर रहे हो, तो यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, इन वीवो। क्या गैमीट ट्रांसफर कर रहे हो? ओवम। अगर स्पर्म ट्रांसफर कर रहे होते तो वो होता आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। स्पर्म किस केस में फीमेल में ट्रांसफर करना पड़ता है? जब मेल पार्टनर नेचुरली फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है,
है ना। वैसे केसेस में स्पर्म को ट्रांसफर करना पड़ रहा है, या तो वेजाइना में कर दो या तो डायरेक्टली यूट्रस में कर दो। यूट्रस में किया तो इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, IUI। अब बेटा हम सॉल्व करने वाले हैं PYQs। आप हमेशा बेटा इसको पॉज करोगे और पॉज करके बेटा आप क्या करोगे, मैंने आपको कुछ होमवर्क तो नहीं दिया था, मैं होमवर्क एक बार चेक कर लूंगी, होमवर्क दिया था तो आप बेटा पॉज करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फिर लास्ट में अपने नंबर बताना कितने क्वेश्चंस है तो बेटा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। 2022 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 2022 का। पॉज करना, सॉल्व करना, नंबर जरूर बताना बेटा कमेंट्स में। मैच करना है। दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म डायाफ्राम्स। ए का हो गया 4, ए का 4। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इनहिबिट ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1। IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन यूट्रस, सी का हो गया 2, सी का हो गया 2। अकॉर्डिंगली तो बेटा ऑप्शन 3 हो गया, बट बाकी भी पढ़ लो। लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, डी का हो गया 3, डी का हो गया 3। समझ गए मेरी बात, ठीक है, समझ गए मेरी बात बेटा। तो आंसर हो गया ऑप्शन 3। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेटा, ओरल पिल्स जो आप बोलते हो, इनहिबिट ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन, डायाफ्राम सर्विक्स को कवर करता है। IUDs का ओवरऑल फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करवाना स्पर्म्स की। लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जस्ट चेक बेटा कि कितना NCERT के बाहर का आया है, सिर्फ ये चेक करो बेटा, ये एनालिसिस करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा 2022 का, और आप देखोगे ज्यादातर ना बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस पार्ट को जरा ध्यान से करना। 2022 का अगला क्वेश्चन, लिपिंग्स लूप इज अ टाइप ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUD। लिपिंग्स लूप इज अ टाइप ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUD। मिल गए 4 नंबर। 2020 में हमें फुल नंबर मिल गए हैं, 2020 नहीं 2022। 2021 में बेटा 3 सवाल आए हुए हैं। अगेन देखो आपको क्वेश्चन सबसे पहला दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा IUD का। Which of the following is an example of hormonal IUD? Hormone releasing IUD। कॉपर टी कॉपर वाली है, कॉपर 7 कॉपर वाली है, मल्टीलोड कॉपर वाली है, LNG20, लेव्यूनॉर गेस्ट्रॉल, जिसमें लेव्यूनॉर गेस्ट्रॉल ही होता है कॉम्पोजिशन विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इससे आसान बेटा और क्या चाहिए। वेनेरियल डिजीजेस यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैसे फैलती हैं। स्टेराइल नीडल्स यूज करोगे तो कतई नहीं फैलेगी यार, स्टेराइल मतलब तो बेटा साफ सुथरी, ए तो है ही नहीं, ए तो है ही नहीं, ठीक है। अगला, इन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, डेफिनेटली बेटा इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हो, ऐसे केस में डेफिनेटली बेटा ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड मैं बोलना थी मदर, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, डेफिनेटली बेटा कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे एड्स हो गया बेटा, वो ट्रांसफर हो सकती है। किसिंग से नहीं फैलती है बेटा, किसिंग से नहीं फैलती है बेटा। इनहेरिटेंस यानी कि बेटा जेनेटिकली, आप पहले खुद सोच के मुझे बताओ बेटा कि जेनेटिकली क्या ये बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फैल सकती हैं? क्या लगता है बच्चों, फैल सकती है क्या? क्या जेनेटिकली जीन्स के थ्रू, जीन में प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इनहेरिटेड है। इनहेरिटेंस के लिए स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए, आपके जीन्स में जेनेटिकली मतलब जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, जीन्स के थ्रू नहीं होता बेटा, किसिंग से तो हो ही नहीं सकता है। मदर से फीटस को जरूर हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से भी हो सकता है। आप क्या बोलोगे, बी एंड सी ओनली। थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में थोड़ा और बेटर समझ में आएगा जब मैं एड्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, ठीक है। 2021 का अगला सवाल बेटा, अगेन देखोगे तो इंट्रायूटेराइन सॉरी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से ही क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, डी का हो गया 4, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। वैसेक्टोमी, बस खत्म होने वाला लेक्चर। वैसेक्टोमी, वैस डिफरेंस का रिमूवल, सी का हो गया 2, सी का 2। आईयूडी, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, बी का हो गया 3। वॉल्ट या सर्वाइकल कैप, एंट्री ऑफ स्पर्म को सर्विक्स के थ्रू ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि डायफ्राम वॉल्ट्स वगैरह बेटा सर्विक्स को कवर कर रहे हैं, ए का हो गया 1। इससे आसान सवाल बेटा और क्या मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 2020 का क्वेश्चन, 2020 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही सरल से क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू दोज हु कैन नॉट कंसीव। पहली बात इस पे ध्यान दो, आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो, एम्ब्रियो।
यानी आपको ये टेक्निक ढूंढनी है इसमें से जिसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट बॉडी के बाहर बन गया है, आपको ये टेक्निक ढूंढ रही है, इन विट्रो वाली। गिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं, गिफ्ट में बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों में ढूंढना है आपको। एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो ऐसी फीमेल में जो कंसीव नहीं कर सकती, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में भी बेटा एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो डेफिनेटली यार, और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में भी बेटा आप क्या कर रहे हो, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में भी आप एम्ब्रियो को ही ट्रांसफर कर रहे हो, एम्ब्रियोस को ही बोला है ना, हाँ एम्ब्रियोस को ही ट्रांसफर कर रहे हो यूटेराइन कैविटी के अंदर, बिल्कुल। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में भी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का मतलब कि जाइगोट को बॉडी के बाहर बनाया। अब आप क्या सिलेक्ट करोगे, क्या सोचा बेटा, क्या सिलेक्ट कर सकते हो? देखो इसमें भी आप एम्ब्रियो को ही ट्रांसफर कर रहे हो, आईसीएसआई में भी, और जिफ्ट और आईयूटी में कर ही रहे हो, जिफ्ट में कर रहे हो। इसका आंसर ये होगा, व्हाई नॉट दिस। आप क्या दिमाग, क्या लॉजिक लगा पाए? एम्ब्रियोस को इसके केस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है टू दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। कंडीशन क्या है, फीमेल में प्रॉब्लम है। आप आईसीएसआई कब करते हो बेटा, आईसीएसआई तब करते हो जब आपके मेल में प्रॉब्लम, मेल में प्रॉब्लम मतलब बेटा स्पर्म में प्रॉब्लम है, स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? स्पर्म में प्रॉब्लम है तब आप ये कर रहे हो, कर तो इसमें भी एम्ब्रियो ट्रांसफर रहे हो, बट यहाँ पे आपने बोला है प्रॉब्लम किसमें, ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती, इसीलिए बेटा आप इसके लिए जिफ्ट और आईयूटी करेंगे। मेरी बात समझ पाए? प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकाल रहे हो। +4 सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल एसटीडी। कैंसर नहीं होता एसटीडी, हो गया बेटा यही, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीस। मलेरिया तो है ही नहीं बेटा, सेक्सुअली मच्छर ट्रांसफर कर रहा है, प्रोटोजोअल। एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया नहीं बेटा। +4 ये सारे के बारे में हम आगे वैसे पढ़ने वाले हैं, इसमें से कई बीमारियां जो दी हुई है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लेटर। भैया ग्रीन टी मिल जाएगा क्या? इसी में ग्रीन टी टिप कर देना। 2019 का बेटा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा। बेटा बताओ इससे ज्यादा आसान क्या आ सकता है बेटा, इतना सरल यार, इतना सरल। हार्मोन सॉरी क्या, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। एलएनजी तो है, वॉल्ट नहीं है, वॉल्ट सर्वाइकल बैरियर मेथड। मल्टीलोड कॉपर वाला है बेटा, प्रोजेस्टा सर्ट एंड एलएनजी 20। गिफ्ट में बेटा नंबर मिल रहे हैं, गिफ्ट गिफ्ट लिपेज लूप, इनर्ट आईयूडी, मल्टीलोड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। इनमें से कौन सी बीमारियां कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है? कुछ एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता है बेटा, सब कुछ एनसीईआरटी से आता है। इट्स जस्ट दैट आप एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो ढंग से। इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, और एक क्या था, और एक क्या था, एचआईवी। क्या एचआईवी, अरे एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीस, ये तीनों को आप ट्रीट नहीं कर सकते। मिल गया +4 बेटा। 2019 का ही अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। इसमें से कौन हार्मोन का यूज करके कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम कर रहा है? हार्मोनल है बेटा, लैक्टेशनल एमिनोरिया में आप गोनाडोट्रोफिन्स को ही रिलीज नहीं होने देते, तो हार्मोन्स का ही लोचा है। प्रोलैक्टिन की वजह से जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच इनहिबिटेड रहता है, हार्मोन्स का ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हार्मोन का ही कॉन्सेप्ट है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन, डेफिनेटली हार्मोन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या करते हो, हार्मोनल आईयूडी दे देते हो या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दे देते हो, कैजुअल सेक्स के केस में या रेप केसेस में विद इन 72 आवर्स, सारे में हार्मोन का लोचा है। बैरियर मेथड में कोई हार्मोन का खेल नहीं है, कॉपर रिलीजिंग में कोई हार्मोन का रोल नहीं है, बैरियर मेथड में कोई बाकी भी चेक कर सकते हो टू बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, +4 2018 द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय सीडीआरए, लिखना हो, ब्लॉक द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस, प्रिवेंट द एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, एब्सोल्युटली राइट। पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, हमने लिखा हुआ था सरफेस ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। और आखिरी बेटा 2017 के 2 क्वेश्चन, देन वी आर गोइंग टू रैप अप। मैच द फॉलोइंग, यही मैंने आपको बोला था बेटा कि कई साल पहले, क्योंकि अभी रीसेंट पैटर्न में एनसीईआरटी के बाहर का वैसे दे नहीं रहे, इसमें भी आप कुछ ऑप्शंस देखोगे ना बेटा तो वो एनसीईआरटी के, जैसे एड्स आप पढ़ते हो, एचआईवी, गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी, ए का हो गया 2, ऑप्शन हो गया 4, बाकी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, देन जेनाइटल वॉट्स बेटा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी कहीं ना कहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, इस वायरस के बारे में। सी का हो गया 4, बस बाकी भी मैच कर सकते हो, +4। और आखिरी सवाल बेटा आप लोगों के लिए रहा ये,
In case of a couple where the male is having very low sperm count, which of the following is suitable for fertilization? ऐसे मेल्स में जो नेचुरली फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं या उनमें स्पर्म काउंट की कमी, स्पर्म काउंट कम है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टेक्निक अपनाते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इससे ज्यादा बेटा आपको क्या चाहिए? हमें मिल गया बेटा फुल मार्क्स। आपको कितने नंबर मिले आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हाउ मच डिड यू स्कोर। एंड दैट्स वेयर वी एंड दिस ब्यूटीफुल चैप्टर विच एनीवे आई सेड कि हर किसी व्यक्ति को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके फ्यूचर उसमें बेटा काम में आएगा, ठीक है। और अगली क्लास में बेटा गाने के साथ में पक्का अगली क्लास में शुरुआत करूंगी, ठीक है। आज मुझे छोड़ दो, आज बहुत सारी क्लासेस है। और अगली क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बेटा चालू करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर बट अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। यहां तक कोई बैकलॉग मत करना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।